गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का पिनाइकल पब्लिकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं सुरेश दुबे पुनः आप लोगों के समक्ष एसएससी जनरल स्टडी के अंतर्गत क्वालिटी सेशन के साथ उपस्थित हूं। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से एसएससी जनरल स्टडी की तैयारी हेतु इंग्लिश और हिंदी मीडियम में बुक अवेलेबल कराई गई है। यहाँ पर 6500 प्लस क्वेश्चन का कलेक्शन चैप्टर वाइज ऑर्डर में किया गया है, जिसका एक्सप्लेनेशन काफी बेहतर ढंग से डिस्क्रिप्टिव तरीके से दिया गया है। तो आप अपनी भाषा के सुविधा के अनुसार बुक का चयन करें और अपने एग्जाम को बेहतर करने का पूरा प्रयास करें। आई होप यू आर वेल एंड फाइन। तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। यहाँ पर सेशन हमारा किसका है? क्वालिटी का सेशन है। और क्वालिटी के सेशन के अंतर्गत जो हमारा टॉपिक कंटिन्यू है, ये टॉपिक है मिसलेनियस यानी विविध। इसके कुछ क्वेश्चन की चर्चा हम लोग प्रीवियस एपिसोड में डिस्कस कर चुके हैं और कुछ क्वेश्चन की चर्चा आज के एपिसोड में हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है इसको आप देखें। लिखा गया है यहाँ पर, विच फ्रीडम इज कंसीडर्ड एज द हॉलमार्क्स ऑफ डेमोक्रेसी। निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता को लोकतंत्र की पहचान माना जाता है? हॉलमार्क ऑफ डेमोक्रेसी। हॉलमार्क ऑफ डेमोक्रेसी का मीनिंग क्या होता है? लोकतंत्र की पहचान किसको माना जाता है? ऑप्शन दे रहा है कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? लोकतंत्र की पहचान मानते हैं। क्या इसको कहते हैं? सेकंड कह रहा है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियस, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार है। फिर कह रहा है फ्रीडम ऑफ असेंबली, इकट्ठे होने की स्वतंत्रता है। क्या इसको आप डेमोक्रेसी या लोकतंत्र की आत्मा कहते, पहचान कहते हैं? फिर कह रहा है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो यहां पर जो करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियस, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ही हॉलमार्क ऑफ डेमोक्रेसी है। कि आप किसी भी रिलीजियस से संबंध रखते हो, आपको पूरी फ्रीडम है कि आप अपने रिलीजियस को क्या करें? फॉलो करें, उसको आप इंप्रूव करें, उसका प्रबंधन करें, मैनेजमेंट करें, सारी आपको फैसिलिटी उपलब्ध होती। वहां पर किसी प्रकार का कोई बाउंडेशन नहीं होता है। यही हॉलमार्क ऑफ फ्रीडम है। क्या है? हॉलमार्क ऑफ डेमोक्रेसी। तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर लिखा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द ज्यूरिडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के संदर्भ में सही नहीं है? इनकरेक्ट। क्या है? इनकरेक्ट। ठीक है, वो भी ज्यूरिडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट, नॉट करेक्ट। ऑप्शन क्या दे रहा है? इट कंट्रोल द सबऑर्डिनेट कोर्ट विद इन इट्स ज्यूरिडिक्शन, यह अपने अधिकार क्षेत्र के अधीनस्थ न्यायालयों को नियंत्रित करता है। क्या यह करेक्ट है कि इनकरेक्ट है? तो यह करेक्ट है। क्या है? यह करेक्ट है। फिर लिख रहा है इट हैज द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, इसको न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त है। ये भी करेक्ट है। जो हाई कोर्ट होता है या सुप्रीम कोर्ट होता है, यह अपने वर्डिक्ट को ही क्या करता है? रिव्यू कर सकता है। ये पावर है इसके पास। ये भी करेक्ट है। फिर लिख रहा है इट प्रोवाइड्स एडवाइजरी ओपिनियन टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यह भारत के राष्ट्रपति को सलाहकारी राय प्रदान करता है। ये गलत है। यह हाई कोर्ट को पावर नहीं है। यह पावर किसको है? यह पावर आपको है सुप्रीम कोर्ट को। किसको पावर है? सुप्रीम कोर्ट को है। तो इस कंडीशन में यह जो स्टेटमेंट है क्या हो गया? गलत हो गया। और गलत हो गया इसलिए क्या हो गया? करेक्ट आंसर होगा। इट हैज राइट ज्यूरिडिक्शन, यहां पे कह रहा है रिट इनके अधिकार क्षेत्र में आता है, तो ये भी करेक्ट है। हाई कोर्ट भी रिट जारी करता है। सुप्रीम कोर्ट तो रिट जारी करता ही है, हाई कोर्ट भी रिट जारी करता है, तो ये भी करेक्ट है। लेकिन यहां पर जो थर्ड स्टेटमेंट है ये रॉन्ग है और इस आधार पर यह करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर लिखा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट अलाउ इट टू सेटल डिस्प्यूट बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट एंड अमॉन्गस्ट स्टेट्स। सर्वोच्च न्यायालय का निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार क्षेत्र इसे केंद्र और राज्य के बीच और राज्यों के बीच विवादों को निपटाने की अनुमति देता है? ठीक, परमिशन देता है। तो यहां पे कह रहा है अपीलीय, जिसको कहते हैं, एक होता है एडवाइजरी और एक होता है रिट
और एक होता है ओरिजिनल। तो यहाँ पर ये जो राइट है यह सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल राइट है। जैसे राइट भी कई टाइप के होते हैं, तो जो प्राथमिक राइट होता है, जो प्रारंभिक होता है, जैसे उसका एक क्षेत्र होता है, यह इसको करना ही करना है, उस अधिकार पे या उस पर्टिकुलर केस को कोई दूसरा नहीं देख सकता। अगर जाएगा यह मामला तो केवल और केवल इसी के पास जाएगा। और वह मामला क्या है? यदि कहीं भी सेंटर और स्टेट का कोई डिस्प्यूट होता है या स्टेट का डिस्प्यूट होता है, तो वहां पर जो केस फाइल होगा ये सीधे सर्वोच्च न्यायालय में होगा, सुप्रीम कोर्ट में होगा, हाई कोर्ट में नहीं होगा। तो इस आधार पर हाई कोर्ट नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट का क्या है, ये एक ओरिजिनल क्या है, उसका राइट है। तो यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? डी हो जाएगा। तो हम लोग आते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट लिखा गया है, इन विच ईयर वाज द जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेटिव काउंसिल एबोलिश्ड? जम्मू और कश्मीर विधान परिषद को किस वर्ष में समाप्त किया गया? पहले जो था इंडिया में 7 ऐसे स्टेट थे जिनके पास लेजिस्लेटिव काउंसिल होती थी। 6 के नाम हम लोग देख चुके हैं, इसमें यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। लेकिन जो 7वां था वह था जम्मू एंड कश्मीर। लेकिन जम्मू एंड कश्मीर से यह स्टेटस हटा दिया गया, अर्थात जम्मू एंड कश्मीर के पास प्रेजेंट में लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है। कब इसको रिमूव किया गया? क्वेश्चन यहाँ पे है, कह रहा है कि 2019 में रिमूव कर दिया गया, फिर कह रहा है 2020 में रिमूव कर दिया गया, फिर कह रहा है 2022 में रिमूव कर दिया गया, फिर कह रहा है 2021 में रिमूव कर दिया गया। तो जब जम्मू एंड कश्मीर का आर्टिकल नंबर 370 को रिमूव किया गया, तो उसी के साथ जो जम्मू और कश्मीर एक स्टेट था उसको एज ए यूनियन टेरिटरी मान लिया गया, वह एक यूनियन स्टेट हो गया। तो यदि वह यूनियन टेरिटरी हो गया है, ऐसे केस में उसके पास अब लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं रहेगी। आंसर यहां पर क्या होगा? 2019 में ही आर्टिकल 370 को रिमूव किया गया और उसी के साथ साथ जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बनाया गया, साथ में जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसको भी डिसॉल्व कर दिया गया। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका क्या? ये हो जाएगा। और ये भी क्वेश्चन जो है कंटेम्परेरी इशू का ही है। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिटेंशन ऑफ पर्सन कैन नॉट एक्सीड अनलेस एन एडवाइजरी बोर्ड consisting of judge of a high court report sufficient is for extended detention। कह रहा है किसी व्यक्ति की नजरबंदी जिसको हम क्या कहते हैं? डिटेंशन कहते हैं। क्या कहते हैं? डिटेंशन से अधिक नहीं हो सकती जब तक कि किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से युक्त सलाहकार बोर्ड विस्तारित नजरबंदी के पर्याप्त कारण की रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है। नजरबंदी का मीनिंग यही होता है, डिटेंशन का तात्पर्य कि किसी भी व्यक्ति को ऐसे ही उसको क्या करो, कह सकते हैं उसको अरेस्ट में ले लो और अरेस्ट में लेकर के उसको हम किसी भी न्यायालय में ना पेश करें, ना तो अधीनस्थ में, ना डिस्ट्रिक्ट में, ना हाई कोर्ट, ना सुप्रीम कोर्ट, उसको अपने केयर टेक में रख लें। तो यह कहलाता है नजरबंदी। क्या कहलाता है? नजरबंदी। तो नजरबंदी किसी भी व्यक्ति को कितने लंबे समय की, कितने अवधि के लिए, कितने टाइम पीरियड के लिए किया जा सकता है। यदि आपको उस टाइम को और ज्यादा इंक्रीज करना है तो आपको परमिशन लेनी पड़ती है। किससे? किसी भी हाई कोर्ट से। तो यहां पर वह टाइम फ्रेम क्या मेंशन है, यही क्वेश्चन लिख रहा है। यदि 1 माह, 3 मंथ, 6 मंथ एंड 2 मंथ, तो आपको जब इंक्रीज होगा 3 माह से अधिक टाइम फ्रेम के लिए आपको किसी व्यक्ति को नजरबंद करना होगा, डिटेंशन करना होगा, 3 मंथ से ज्यादा, तो आपको यहां पर परमिशन लेना होगा किसी भी हाई कोर्ट से। यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। और यह जो प्रोविजन किया गया है यह आर्टिकल नंबर 22 में किया गया। कहां पे किया गया है? आर्टिकल नंबर जो हमारा 22 है, यह एक हमारा फंडामेंटल राइट है कि किसी भी व्यक्ति को नजरबंद किया जा सकता है, लेकिन मैक्सिमम 3 मंथ्स। 3 मंथ से अधिक यदि आपने उसको नजरबंद किया, डिटेंशन किया, तो आपको कोर्ट से परमिशन लेनी ही पड़ेगी। यह पूरा प्रोविजन कहां किया गया? आर्टिकल नंबर 22 में किया गया। करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम अंडर आर्टिकल 352? कह रहा है
अनुच्छेद 352 के तहत पहली बार राष्ट्रीय आपात कब घोषित किया गया था? राष्ट्रीय आपात कब घोषित किया गया था? ऑप्शन लिख रहा है यहां पर कि 1963 टू 1969, सेकेंड ऑप्शन दे रहा है 1961 टू 1965, फिर कह रहा है 1961 टू 1967, फिर यहां पे कह रहा है 1960 टू 1968। तो फर्स्ट टाइम आपसे पूछ रहा है कि कब किया गया था, तो फर्स्ट टाइम यहां पर 1962 टू 68 में किया गया था, जब युद्ध हुआ था भारत और चाइना में। तो यहां पर वह टाइम फ्रेम था जब इमरजेंसी लगाई गई थी। अगर देखा जाए आज तक टोटल कितनी बार इमरजेंसी इंडिया पे इंपोज की गई है आर्टिकल 352 के तहत, तो टोटल यहां पर 3 टाइम्स किया गया है। कितने टाइम्स किया गया है? 3 टाइम्स किया गया। अगर हम टाइम फ्रेम देखें तो एक टाइम तो हो गया ये, सेकेंड टाइम होता है 1971 में किया गया है। कब किया गया? 1971 में। और थर्ड टाइम जो था वह इंदिरा का कालखंड था 1975 टू 1977 में। तो 3 बार अभी तक इंडिया में कह सकते हैं इमरजेंसी लाया गया है। ये था आपका 75, तो 3 बार हो गया। एक हो गया 1962 टू 1968, सेकेंड 1971, थर्ड 1975 टू 1977। इस 3 टाइम फ्रेम में इंडिया में इमरजेंसी लगाई गई है। पहली बार का टाइम फ्रेम क्या था? 62 टू 68। तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज यहां पर हो जाएगा डी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लेकिन इमरजेंसी जो होती है 3 प्रकार की होती है, एक तो 52 के, एक 356 के, और एक होती है 360 में। 3 जो 56 होता है, यहाँ पर स्टेट में हम लोग क्या कहते हैं, तो वहां पर सरकार को हटा देते हैं, वहां पर केंद्र का शासन हो जाता है, यूनियन का शासन हो जाता है। और इसी प्रकार यदि किसी भी प्रकार से यदि वित्त का कोई संकट आता है, फाइनेंस का कोई संकट आता है, तो वहां पर 360 इंप्लीमेंट किया जाता है। तो यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। आते हैं नेक्स्ट पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर लिखा गया है, विच इज नॉट करेक्ट अबाउट द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इन आवर कंट्री। हमारे देश में न्यायपालिका की स्वतंत्रता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहां पर ऑप्शन लिख रहा है, ध्यान रखिएगा, करेक्ट नहीं है अबाउट इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। ठीक, तो यहां पे कह रहा है न्यायपालिका के स्वतंत्रता के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। यहां पर फर्स्ट लिख रहा है, फर्स्ट है द जुडिशरी हैज द पावर टू पेनलाइज दोज हु आर फाउंड गिल्टी ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। न्यायपालिका के पास न्यायालय की अवमानना करने वालों को दंडित करने की शक्ति होती है। क्या यह करेक्ट है कि इनकरेक्ट है? तो यह करेक्ट है। ये कैसा है? करेक्ट है। फिर कह रहा है द जज आर फाइनेंशियली डिपेंडेंस ऑन बोथ द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर फॉर देयर सैलरीज एंड अलाउंस। न्यायाधीश अपने वेतन और भत्तों के लिए वित्तीय रूप से कार्यपालिका और विधायिका दोनों पर निर्भर होते हैं। क्या यह स्टेटमेंट करेक्ट है? क्या इनकरेक्ट है? क्योंकि इनका जो फंड होता है यह कंसोलिडेटरी फंड से आता है, जिसको कहते हैं संचित निधि। कहां से आता है? संचित निधि से आता है। तो यहां पर ये जो स्टेटमेंट है, ये कैसा स्टेटमेंट है? ये रॉन्ग है। क्योंकि यदि आपका वेतन किसी भी सपोज दैट एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेटिव से आता है, लेजिस्लेचर से आता है, तो आप इंडिपेंडेंट कैसे होंगे? आप डिपेंडेंट हो गए ना। इंडिपेंडेंट का तात्पर्य है कि आपको किसी से परमिशन लेने की नहीं है, आपका फंड सीधे जो आता है कहां से आता है? तो जो हमारा कंसोलिडेटरी फंड है वहां से आता है, यानी हमारी संचित निधि से आता है। तो यहां पर एक गलत स्टेटमेंट है और इस आधार पर ये करेक्ट आंसर होगा। फिर कह रहा है द कॉन्स्टिट्यूशन प्रेस्क्राइब अ वेरी डिफिकल्ट प्रोसीजर फॉर रिमूवल ऑफ जज। भारतीय संविधान में न्यायाधीशों को हटाने के संबंध में दी गई प्रक्रिया अत्यंत कठिन है। एक करेक्ट है। आप ऐसे किसी हाई कोर्ट के जज को नहीं हटा सकते या सुप्रीम कोर्ट के जज को कि राष्ट्रपति की इच्छा हुई, प्रेसिडेंट की इच्छा हुई, किसी न्यायाधीश को हटा दो, नहीं, आप नहीं कर सकते। यदि आपको उसको इम्पीच करना है, हटाना है, तो आपको उसके ऊपर महाभियोग जो लाया जाएगा वह पार्लियामेंट के दोनों हाउस में पेश किया जाएगा, लोअर हाउस एंड अपर हाउस, और दोनों में स्पेशल वोटिंग के प्रोविजन से उसको हटाने का प्रोविजन किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो यह भी क्या है? इसको स्वतंत्रता देती है। क्या देती है?
स्वतंत्रता देती है, फ्रीडम देती है कोर्ट को। फिर कह रहा है द लेजिस्लेचर इज नॉट इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जज। न्यायाधीशों के नियुक्ति की प्रक्रिया में विधानमंडल शामिल नहीं होता। ये भी करेक्ट है, विधानमंडल यहां पर शामिल नहीं होता है, ये भी करेक्ट है, लेकिन इनकरेक्ट जो है वह सेकंड स्टेटमेंट है और इसलिए आंसर हो जाएगा यहां पर बी। आते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट लिखा गया है द इंडियन जुडिशियल सिस्टम इज बेस्ड ऑन। भारतीय न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित है? ऑप्शन लिख रहा है, फर्स्ट ऑप्शन लिख रहा है बोथ इंटीग्रेटेड एंड ड्यूअल सिस्टम। भारतीय जो न्याय व्यवस्था है यह एकीकृत और द्वैध प्रणाली दोनों से संबंध रखती है। ऐसा नहीं है, इंडिया का जो जुडिशरी सिस्टम है यह एकीकृत तो है लेकिन द्वैध प्रणाली नहीं है, ड्यूअल सिस्टम नहीं है। फिर कह रहा है ड्यूअल कोर्ट सिस्टम, यह द्वैध न्यायालयी प्रणाली पर निर्भर करता है। फिर कह रहा है यह मल्टीपल कोर्ट सिस्टम पर निर्भर करता है, यानी बहु न्यायालयीय प्रणाली पर। फिर कह रहा है कि यह सिंगल इंटीग्रेटेड सिस्टम पर डिपेंड करता है। तो यहां पर जो करेक्ट हो जाएगा ये हो जाएगा सिंगल इंटीग्रेटेड सिस्टम पर निर्भर करता है इंडियन जुडिशरी सिस्टम। यहां पर कैसी न्याय व्यवस्था है? एकीकृत है। कैसी है? इंटीग्रेटेड है। तो हम लोग आते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर लिखा गया है विच इज नॉट करेक्ट। क्लियर रखिएगा, नॉट करेक्ट अबाउट इंडियाज प्राइम मिनिस्टर। इंडिया के प्रधानमंत्री के सेंस में कौन सा कथन सत्य नहीं है, कौन सा स्टेटमेंट सत्य नहीं है? यहां पर पहला लिख रहा है ही इज द हेड ऑफ गवर्नमेंट। प्रधानमंत्री सरकार के प्रमुख होते हैं। क्या यह सही है या गलत है? ये क्लियर रखिएगा। प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है, सही है ना, कोई दिक्कत तो है नहीं, ठीक है। सरकार का प्रमुख होता है, देश का प्रमुख नहीं होता है। अगर राष्ट्र के हम प्रमुख की बात करें, कंट्री के हेड की बात करें तो वहां पे तो प्रेसिडेंट आता है, लेकिन अगर गवर्नमेंट के हेड की बात करें तो वहां पे प्राइम मिनिस्टर आता है। कौन आता है? प्राइम मिनिस्टर आता है। ये तो करेक्ट है, कोई डाउट नहीं है। फिर लिख रहा है यहां पर ही इज द लीडर ऑफ मेजॉरिटी पार्टी इन लोकसभा। लोकसभा में प्रधानमंत्री बहुमत दल के नेता होते हैं। तो क्या ये करेक्ट है कि इनकरेक्ट? ये भी करेक्ट, कोई डाउट है नहीं। फिर लिख रहा है ही कैन बी रिमूव्ड इफ अ नो कॉन्फिडेंस मोशन इज पास्ड बाय बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट विथ 2/3 मेजॉरिटी। यदि संसद के दोनों सदनों द्वारा 2/3 के बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दिया जाए तो प्रधानमंत्री को उसके पद से हटाया जा सकता है। ऐसा नहीं, ये इनकरेक्ट है। क्यों? यहां पे लिख रहा है 2/3 मेजॉरिटी। यहां पर 2/3 मेजॉरिटी नहीं है, यहां पर ऑर्डिनरी बात होती है। कैसी होती है? ऑर्डिनरी की बात होती है। यहां पर स्पेशल टाइप का कह सकते हैं, हमको वोटिंग नहीं करना पड़ता है। जो यहाँ की वोटिंग होती है ये कैसी होती है? ऑर्डिनरी होती है, सिंपल। अगर वोटिंग हुई लोकसभा में और वहां पर जो यह प्रधानमंत्री है यदि अपना 50% प्लस वोट गेन नहीं कर पाया तो क्या हो जाएगा? वहीं पर अविश्वास प्रस्ताव जो है वह पास हो जाएगा और इसको अपने पद से हटना पड़ जाएगा। तो जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है यह विशेष मेजॉरिटी से नहीं बल्कि कहेंगे ऑर्डिनरी मेजॉरिटी से पास किया जाता है और इस कारण से ये क्या हो जाएगा? यह रॉन्ग हो गया और करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। फिर लिख रहा है ही इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हाँ, ये सही है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। एक करेक्ट, कोई डाउट नहीं है। यहां पर ये भी करेक्ट है, लेकिन इनकरेक्ट कौन सा? यहां पर सी है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम द रियल एग्जीक्यूटिव पावर इज वेस्टेड इन। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति निम्नलिखित में से किसमें निहित होती है? यहां पर रियल की बात कर रहा है। रियल और एक प्रकार से जो नाम का होता है ना, जैसे प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट क्या है? लिखा तो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, सब जगह रिटन है कि सभी जो शक्तियां हैं वह राष्ट्रपति में निहित हैं, लेकिन उस शक्तियों का जो प्रयोग किया जाएगा वह प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाएगा। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री के द्वारा, प्राइम मिनिस्टर करेगा। तो पावर सब कंसंट्रेट है किसमें? प्रेसिडेंट में, लेकिन उस पावर का यूज कौन करेगा? प्राइम मिनिस्टर करेगा। किसके सहयोग से? तो जो मिनिस्टर की काउंसिल होती है उसके माध्यम से, मंत्रिपरिषद के माध्यम से। यहां पर लिख रहा है कि सभी पावर जो रियल है किसके पास होती है? गवर्नर के पास होती है? नहीं। फिर लिख रहा है कि सभी पावर राष्ट्रपति के पास होती है? नहीं। फिर लिख रहा है सभी पावर उपराष्ट्रपति के पास होती है? नहीं। फिर लिख रहा है द प्राइम मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। प्रधानमंत्री और उसकी
मंत्रिपरिषद के पास रियल पावर होती है, ये रियल पावर होती है। ठीक, यहाँ पर आइडियल पावर की नहीं बात कर, आइडियल पावर तो प्रेसिडेंट के पास है, लेकिन रियल पावर किसके पास है? प्राइम मिनिस्टर के पास है। सो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी। आते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट यहां पर लिखा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेशनल पॉलिटिकल पार्टी। निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है? राष्ट्रीय राजनीतिक दल की कुछ कंडीशन होती है कि किस पार्टी को हम एज ए नेशनल पार्टी कह सकते हैं, घोषित करेंगे। यहां पर ऑप्शन लिख रहा है बहुजन समाजवादी पार्टी, फिर लिख रहा है नेशनल कॉन्फ्रेंस, फिर लिख रहा है भारतीय जनता पार्टी और लिख रहा है नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। यहां पर आपको आइडेंटिफाई करना है कि हु इज द नॉट अ नेशनल पार्टी ऑफ इंडिया। यहां पर ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा ये हो जाएगा नेशनल कॉन्फ्रेंस। नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है यह एक प्रकार से नेशनल पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। शेष यहां पर अगर आप देखें बहुजन समाजवादी पार्टी या भारतीय जनता पार्टी या बात करें नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, तो ये सब कैसी पार्टी हैं? ये सब नेशनलिस्ट पार्टी है। कैसी है? नेशनलिस्ट पार्टी है। कह सकते हैं पूरे देश में ये इलेक्शन में चुनाव लड़ सकती है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। और आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा गया है। यहाँ पर लिखा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द पावर ऑफ स्पीकर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। मीनिंग इसका है कि राज्य विधानसभा के अध्यक्ष की शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? फर्स्ट लिख रहा है यहां पर ही मेंटेन्स ऑर्डर एंड डेकोरम ऑफ द हाउस। क्लियर रखिएगा, नॉट करेक्ट। क्या? नॉट करेक्ट ऑफ द पावर ऑफ स्पीकर। जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है यानी राज्य की जो विधानसभा होती है उसका जो स्पीकर होता है उसकी कौन सी पावर नहीं है? ठीक, यहां पर ऑप्शन लिख रहा है ही मेंटेन ऑर्डर एंड डेकोरम ऑफ द हाउस, कि वह यहां पर सदन की व्यवस्था और मर्यादा को बनाए रखता है। तो ये उसकी पावर है, इसमें कोई डाउट नहीं। फिर लिख रहा है ही डिसाइड्स वेदर अ बिल इज मनी बिल आर नॉट। ये भी करेक्ट है, यह भी इसके पास पावर होता है कि वह यह तय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। सेम पावर हमारे लोकसभा के स्पीकर की भी होती है, सेम पावर होती है। फिर लिख रहा है यहां पर ही कॉल्स फॉर अ जॉइंट सेशन ऑफ द असेंबली एंड काउंसिल टू रिजॉल्व द डेडलॉक बिटवीन द टू हाउसेस ओवर एन ऑर्डिनरी बिल। वह एक साधारण विधेयक को लेकर दोनों सदनों के बीच गतिरोध को हल करने के लिए विधानसभा और परिषद के संयुक्त सत्र का आह्वान करता है। तो क्या यह करेक्ट है कि इनकरेक्ट है? तो क्लियर रखिएगा, ये क्या है? यह इनकरेक्ट है। क्या है? इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है? यहां पे एक क्यों इनकरेक्ट है? इनकरेक्ट इस कारण से है और आंसर भी यही होगा। यहां पर अगर आप स्टेट की बात करें तो स्टेट में सामान्यतया जनरली एक ही हाउस होता है और वो कौन सा होता है? लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव काउंसिल तो केवल 6 स्टेट के पास है, 6 स्टेट होल्ड लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो यहां पर जो ये लिखा गया है कि यहां पर हम क्या कर सकते हैं, दोनों को एक साथ बुला सकते हैं, ऐसा यहां पर ज्वाइंट सेशन कोई है नहीं। यहां पर यही क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। और जब रॉन्ग हो जाएगा तो यही क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर यहां पे लिख रहा है ही एडजर्न द असेंबली आर सस्पेंडेड द मीटिंग इन द अब्सेंस ऑफ अ कोरम। वह कोरम के अभाव में विधानसभा को रद्द करता है या बैठक को स्थगित करता है। तो ये करेक्ट है, या इसके पास पावर है। सेम आपके लोकसभा या राज्यसभा के स्पीकर के पास भी पावर होती है। यदि कोरम नहीं पूरा हो रहा यानी 10% ऑफ टोटल मेंबर ऑफ दैट हाउस, लोकसभा या राज्यसभा, तो उसको क्या करता है? वह क्या कर सकता है? उसको सस्पेंड कर सकता है, मीटिंग क्या कर सकता है? सस्पेंड कर सकता है। तो करेक्ट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा कि यहां पर किसी टाइप का ज्वाइंट सेशन स्टेट लेवल पर नहीं होता है। तो आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर लिखा गया है अ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जज कैन बी रिमूव्ड बाय द पार्लियामेंट बाय। सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को संसद द्वारा निम्नलिखित में से किसके जरिए हटाया जा सकता है? यहां पर ऑप्शन दे रहा है सिंपल मेजॉरिटी, क्योंकि आपको एक बिल लानी पड़ेगी, उस बिल को दोनों हाउस से आपको पास करना पड़ेगा। जब पास होगा तभी जाकर के यहां से हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव किया जा सकता है। तो कह रहा है वह बिल ऑर्डिनरी सामान्य बहुमत से पास किया जाता है। फिर कह रहा है
कि बोथ सिंपल एंड 2/3 मेजॉरिटी, सामान्य और 2/3 बहुमत से। फिर कह रहा है यह स्पेशल मेजॉरिटी से। फिर कह रहा है यह 2/3 मेजॉरिटी से। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा, यहाँ पर आप कह सकते हैं सी हो जाएगा, स्पेशल मेजॉरिटी। क्या हो जाएगा? स्पेशल मेजॉरिटी। अच्छा, यहाँ पर अगर और हम क्लियर करें तो एक आपको ध्यान रखना है, स्पेशल मेजॉरिटी तो होती है, स्पेशल मेजॉरिटी में ही 2/3 आता है, लेकिन स्पेशल मेजॉरिटी भी 3 टाइप्स का होता है। एक स्पेशल मेजॉरिटी जो होती है वहां पर कहते हैं 2/3 ऑफ प्रेजेंट प्लस वोटिंग, 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, ये पहला टाइप हो जाता है। सेकंड टाइप कहता है 2/3 यहां पर ऑफ प्रेजेंट प्लस वोटिंग एंड 50% ऑफ टोटल मेंबर, यहां पर सेकंड हो गया। फिर थर्ड कह रहा है 2/3 क्या? 2/3 ऑफ टोटल मेंबर, 2/3 ऑफ टोटल मेंबर। यहां पर जो प्रेसिडेंट है जब उसको इम्पीच करना होता है तो यहां पर थर्ड टाइप का स्पेशल मेजॉरिटी की बात होती है, लेकिन किसी पदाधिकारी को यदि रिमूव करना होता है उसके लिए 2/3 ऑफ प्रेजेंट वोटिंग प्लस 50% ऑफ टोटल के माध्यम से इसको रिमूव किया जाता है। लेकिन यदि किसी हम हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज को अगर रिमूव करना होता है तो यहां पर स्पेशल मेजॉरिटी तो होती है लेकिन प्रेजेंट और वोटिंग का होता है। तो यहां पर आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा सी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर लिखा गया है, Which of the following is not a part of the All India Services? निम्नलिखित में से कौन सा अखिल भारतीय सेवाओं का हिस्सा नहीं है? Not a part of All India Services। यहां पर ऑप्शन क्या लिख रहा है? फर्स्ट ऑप्शन है इंडियन फोर्स सर्विस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, भारतीय वन सेवा। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस भी यूपीएससी के दायरे में ही आता है। यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से जो एक एग्जाम होता है जिसको कहते हैं सीएससी, सिविल सर्विसेज एग्जाम, और उसी के तहत कई टाइप की पोस्ट होती है। उसी में एक पोस्ट होती है जिसको कहते हैं इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, उसी में होता है जिसमें हम कहते हैं इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, आईईएस जिसको कहते हैं आईएएस कहते हैं। इसी के अंदर होता है आईपीएस, इंडियन पुलिस सर्विस। लेकिन इस सिविल सर्विसेज एग्जाम के अंतर्गत जिसको कहते हैं सिविल सर्विसेज एग्जाम, और सिविल सर्विसेज एग्जाम को कंडक्ट कौन कराता है? तो यूपीएससी कराता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कराता है। और इसी में पोस्ट होती है जिसमें कहते हैं आईएफएस होता है, इंडियन फॉरेस्ट, फिर यहाँ पर आईईएस, फिर यहाँ पर आईपीएस, ये सब पोस्ट इसी में होते हैं। तो यहाँ पर ये जो सेकंड लिखा है इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस, ऐसा कुछ भी पोस्ट नहीं है, ये गलत है और यहाँ पर रॉन्ग होने के कारण यही करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है Which is not correct about the High Court? उच्च न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ध्यान रखिएगा, हाई कोर्ट के सेंस में पूछ रहा है, लिख रहा है यहां पर करेक्ट नहीं है, सही नहीं, ठीक, नॉट करेक्ट अबाउट द हाई कोर्ट। ऑप्शन क्या यहां पर लिख रहा है? फर्स्ट ऑप्शन है इट कैन डील्स, क्या? इट कैन डील्स विथ केस विद इन द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द स्टेट, वह राज्य के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले मामलों की सुनवाई कर सकता है। एक करेक्ट है, कोई यहां पर दिक्कत नहीं है, एक करेक्ट है। फिर लिख रहा है इट कैन हियर अपील्स फ्रॉम द लोअर कोर्ट, यह निचली अदालतों से अपील की सुनवाई कर सकता है, ये भी करेक्ट, कोई डाउट नहीं है, ये भी इसका क्या है? पावर है, या इसका यह भी अधिकार है। फिर कह रहा है इट कैन इशू वेरियस रिट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द फंडामेंटल राइट, जो हमारे फंडामेंटल राइट हैं जिसके तहत एक हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर सकता है, वो भी रिट होती हैं 5 प्रकार की। कितने प्रकार की रिट होती हैं? 5 टाइप्स की होती हैं। और यहाँ पर एक रिट जारी करने का जो प्रोविजन किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, वो है आर्टिकल नंबर 32। कहाँ पर है? आर्टिकल नंबर 32 है। यहाँ पर ये भी करेक्ट है, यहाँ पर डाउट नहीं है। फिर यहाँ पर लिखा है इट गिव्स एडवाइजरी ओपिनियन टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यह भारत के राष्ट्रपति को सलाह या राय देता है, एक गलत है। क्या है? ये रॉन्ग है, क्योंकि एडवाइस करने का जो पावर है एक केवल किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के पास है। और यह क्वेश्चन आप देख रहे हैं प्रीवियस एपिसोड में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो यह एक टाइप से रिपीट कर रहा है। क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है। तो यहां पर यह स्टेटमेंट रॉन्ग है, सो इट इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट रिपब्लिक डे परेड वाज हेल्ड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स। प्रथम गणतंत्र दिवस परेड निम्नलिखित में से किस वर्ष आयोजित की गई थी। यहां पर ऑप्शन लिख रहा है, पहला ऑप्शन है यहां पर 1952, 1951, 1949 एंड 1950। तो पहला कब किया गया होगा, भारत आजाद हो गया उसके बाद ही किया गया होगा। यहां पर आंसर जो हो जाएगा 1950 में किया गया है। कब किया गया है, 1950 में किया गया है। तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज टी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अच्छा, ये भी अगर हम डेट देखें तो 26 जनवरी, क्या 26 जनवरी 1950, क्योंकि जो हमारा कह सकते हैं रिपब्लिक डे होता है यह 26 जनवरी को ही मनाया जाता है। और यह इसलिए था कि 26 जनवरी 1950 को ही हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था इसको इंप्लीमेंट किया गया था। इंप्लीमेंटेशन कब हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन का, इसी 26 जनवरी 1950 को ही इंप्लीमेंट किया गया था। और उसी समय से हम लोग क्या करते हैं, रिपब्लिक डे को होल्ड करते हैं या हेल्ड करते हैं इन एवरी ईयर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी रिलीजियस कम्युनिटी आर नोटिफाइड एज माइनॉरिटी बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारत सरकार द्वारा कितने धार्मिक समुदायों को अल्पसंख्यक के रूप में अधिसूचित किया गया है। यहां पर क्लियर रखिएगा, हाउ मेनी रिलीजियस कम्युनिटी आर नोटिफाइड एज माइनॉरिटी बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यहां पर ऑप्शन दे रहा है, यहां पर 3 है, यहां पर लिख रहा है 5 है, 6 है एंड 4 है। तो करेक्ट आंसर यहां पे क्या हो जाएगा, 6 यहां पर कम्युनिटी जो है जिनको माइनॉरिटी के रूप में आइडेंटिफाई किया गया है। एक कौन कौन से, अगर इनके नाम देखें, यहां पर हमको मिलता है मुस्लिम है, कौन है, मुस्लिम है। फिर यहां पर कौन मिलता है, ईसाई है, क्या है, ईसाई है। फिर सिख है, कौन है, सिख है। फिर यहां पर अगर हम देखें बौद्ध है, क्या है, बौद्ध कम्युनिटी है। फिर जैन मिलता है, क्या मिलता है, जैन मिलता है और पारसी। तो ये 6 कम्युनिटी हैं जिनको आइडेंटिफाई किया गया एज ए माइनॉरिटी। क्या किया गया, एज ए माइनॉरिटी। तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा गया है इन विच ईयर वाज द नेशनल यूथ पॉलिसी लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय युवा नीति, क्लियर रखिएगा, राष्ट्रीय युवा नीति यानी नेशनल यूथ पॉलिसी लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ऑप्शन क्या दे रहा है यहां पर, 2015, फिर दे रहा है यहां पर 2014, फिर यहां पर लिख रहा है 2016 और यहां पर लास्ट लिख रहा है 2017। यहां पर क्लियर रखिएगा, जो आंसर है ये हो जाएगा 2014। क्या हो जाएगा, 2014 में ही नेशनल यूथ पॉलिसी को लॉन्च किया गया था। करेक्ट आंसर। अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नो पर्सन कैन डिसरिस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड द नेशनल एंथम अंडर द एक्ट। अधिनियम के तहत कोई भी व्यक्ति राष्ट्रीय ध्वज, भारत के संविधान और राष्ट्रगान का अनादर नहीं कर सकता है। यहां पर ऑप्शन लिख रहा है, पहला फैक्ट्रीज रेगुलेशन, फैक्ट्री विनियमन के द्वारा ये प्रोविजन किया गया है क्या, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। फिर लिख रहा है आर्म्ड फोर्स ट्रिब्यूनल, यहां पर सशस्त्र न्यायाधिकरण के द्वारा ऐसा प्रोविजन किया गया है क्या, नहीं, ऐसा भी नहीं। फिर कह रहा है प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट नो नेशनल ऑनर, राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण एक प्रोविजन किया गया था, एक कह सकते हैं एक्ट है, और इसी एक्ट के तहत ये व्यवस्था की गई है कि कोई भी व्यक्ति हमारे नेशनल फ्लैग का डिसरिस्पेक्ट नहीं करेगा, कॉन्स्टिट्यूशन का डिसरिस्पेक्ट नहीं करेगा। तो करेक्ट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। यहां पर लिखा गया है विस्टल ब्लोअर प्रोटेक्शन, विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फ्रीडम फाइटर एबोलिश्ड द जमींदारी सिस्टम इन उत्तर प्रदेश एंड वाज इलेक्टेड एज द हाउस मिनिस्टर इन 1955। किस स्वतंत्रता सेनानी ने उत्तर प्रदेश में जमींदारी व्यवस्था को समाप्त कर दिया और 1955 में गृह मंत्री के रूप में निर्वाचित हुए। यहां पर आपको आंसर के रूप में जो दिया है, लिखा है लाला हरदयाल, क्या लिखा है, लाला हरदयाल। फिर लिख रहा है गोविंद बल्लभ पंत, फिर लिख रहा है यहां पर गोपाल कृष्ण गोखले और लिखा है ज्योतिबा फुले। यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा गोविंद बल्लभ पंत। गोविंद बल्लभ पंत ही क्या थे, उत्तर प्रदेश में जमींदारी व्यवस्था को समाप्त किए और इन्हीं को
आगे चल करके क्या किया गया है, गृह मंत्रालय दिया गया है। क्या दिया गया, गृह मंत्रालय दिया गया है। तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी। आते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द चेयरमैन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल इज। विधान परिषद के अध्यक्ष होते हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल के अध्यक्ष होते हैं। यहां पर ऑप्शन लिख रहा है। फर्स्ट ऑप्शन है इलेक्टेड बाय द चीफ मिनिस्टर एंड देयर कैबिनेट। प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल द्वारा निर्वाचित जो मेंबर होता है वह इसको हेल्ड करता है क्या, नहीं, ऐसा नहीं है। फिर लिख रहा है ये अपॉइंट्स बाय द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, उस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है, ऐसा भी नहीं है। फिर लिखा है इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद के सदस्यों द्वारा इसका निर्वाचन किया जाता है, तो यह करेक्ट है। यहां पर थोड़ा सा आपको डिफरेंस मिल गया स्टेट और सेंटर में। अगर हम सेंटर की बात करें तो जो हमारा राज्यसभा होता है, राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है वो कौन होता है, वाइस प्रेसिडेंट। ऐसे आप न समझिएगा कि जो स्टेट की लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है वहां पर गवर्नर होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहां पर कौन होता है, तो विधान परिषद या कहें इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल को ही क्या किया जाता है, अध्यक्ष बनाया जाता है उस पर्टिकुलर काउंसिल का। तो करेक्ट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। यहां पर फोर्थ लिखा है अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑफ दैट स्टेट, ये भी नहीं करेक्ट है। तो करेक्ट क्या है यहां पर, सी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर द कोडिंग कन्वेंशन ऑफ इंडिया सेंसस हाउ मेनी डिजिट कोड इज यूज्ड फॉर शोइंग स्टेट कोड। यहां पे कह रहा है कि भारत की जनगणना के कोडिंग सम्मेलन के अनुसार राज्य कोड दिखाने के लिए कितने अंकों के कोड का उपयोग किया जाता है। यहां पर ऑप्शन लिख रहा है 1, फिर लिख रहा है 2, क्या लिख रहा है 2, 3, फिर लिख रहा है 2 and 4। यहां पर जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 2। कितने कोड होते हैं, 2। यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, 2 होते। तो करेक्ट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर लिखा गया है द फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट इन इंडिया गॉट एस्टेब्लिश्ड इन। भारत में पहला भाषाई राज्य कब स्थापित हुआ था। इंडिया का फर्स्ट जो रिलीजियस या रिलीजियस कह रहे हैं लिंग्विस्टिक जो स्टेट था उसका नाम क्या है यहाँ पर, और कब किया गया था, ईयर क्या है। ईयर लिख रहा है 1957, फिर लिख रहा है 1951, 1952 एंड 1953। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 1953। 1953 में ही इंडिया का फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट स्टेब्लिश किया गया था। और इस स्टेट का नाम क्या है अगर ये पूछा जाए तो वह नाम यहाँ पर मिलता है आंध्र प्रदेश। कौन है, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश जो है इंडिया का फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट स्टेब्लिश किया गया था इन 1953। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर है एज पर सेंसस ऑफ इंडिया 2011 which state has the highest percentage of scheduled tribe population to total scheduled tribe population in India। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल अनुसूचित जनजाति की आबादी में अनुसूचित जनजाति की आबादी का सबसे अधिक प्रतिशत किस राज्य में है। यहाँ पर ऑप्शन है, पहला गुजरात है, फिर है झारखंड है, मध्य प्रदेश है और छत्तीसगढ़ है। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो भी किस टाइप से, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन। यहाँ पर आंसर है आपका एमपी। क्या है, एमपी। लेकिन इन टर्म ऑफ क्या है, परसेंटेज। क्लियर रखिएगा, इन टर्म ऑफ परसेंटेज। अगर केवल हम पॉपुलेशन के आधार पर देखें तो वहां पर उत्तर प्रदेश आता है। कौन आता है, उत्तर प्रदेश आता है। लेकिन टोटल पॉपुलेशन परसेंटेज के आधार पर देखें तो मध्य प्रदेश आता है। कौन सा आता है, एमपी आता है। इसी प्रकार अगर देखें हम कि जो शेड्यूल्ड ट्राइब होती हैं यहाँ पर कितना परसेंट है इंडिया का, तो यहाँ पर आपको क्लियर रखना है। एक आंकड़ा आपको टोटल अगर देखा जाए, एक आंकड़ा मिलता है 16.6%। कितना है, 16.6% ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया जो यहाँ पर शेड्यूल्ड ट्राइब कास्ट है ये कितनी है, 16.6%। तो करेक्ट आंसर ये अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन इज सी, मध्य प्रदेश। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एपिसोड, दैट इज ऑन व्हिच डे वाज द नेशनल एम्ब्लम ऑफ इंडिया एडॉप्टेड। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को किस दिन अपनाया गया था। ऑप्शन दे रहा है यहाँ पर कि 15 अगस्त 1952, फिर दे रहा है 26 जनवरी 1950, फिर दे रहा है 15 अगस्त 1947, फिर दे रहा है 26 जनवरी
1959। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 26 जनवरी 1950। और यहीं पर आपको एक मिलता है जिसको कहते हैं मोटो। मोटो है हमारा सत्यमेव जयते। क्या है? सत्यमेव जयते मोटो है। साथ में यह सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? तो वह एक मुंडक उपनिषद है। क्या है? मुंडक उपनिषद। मुंडक उपनिषद में ही सत्यमेव जयते मेंशन किया गया है और वही जो सत्यमेव जयते है वह क्या है? इंडिया का मोटो है। क्या है? मोटो है जिसको हम कहते हैं। तो यहां पर हम लोग इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं और आज के सेशन को यहीं पर हम लोग विराम देते हैं। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।